शुरू हो गए तो हम यहाँ। सोनू जी, मैक्सिमम के बारे में बताएं, किस तरीके की मूवी है और क्या इससे उम्मीदें हैं आप लोगों को? तो मुंबई की कहानी है और 2003 से 2008 के बीच का जो समय था उस समय कहानी एनकाउंटर कॉप्स जो थे मुंबई में, जो अंडरवर्ल्ड जब बहुत बड़ा, जो पुलिस वाले बुलाए गए ये अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, उस दौर में जो कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव, किस तरह एनकाउंटर्स हुए, किस तरह पुलिस में आपस में एक प्रॉब्लम शुरू हुई, एक रिवलरी शुरू हुई, एक दूसरे के इन्फॉर्मर्स को उन्होंने मारना शुरू किया। उस परिवार की कहानी है मैक्सिमम, और मुंबई को बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया है। पहले अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन्स की बात करें या मुंबई के ट्रैफिक की बात करें या मुंबई में आए बाहर से जो लोग हैं, ये लखनऊ से आए हुए हैं जो पुलिस वाले हैं, या पूरा परिवार है, लोगों ने अपना नाम बनाया है, तो उसकी जर्नी है। दबंग के बाद काफ़ी उम्मीदें लोगों को आपसे बढ़ गई हैं, जिस तरीके की उसमें आपका रोल रहा दबंग में, तो क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम में वो एंजॉय करेंगे? दबंग के बाद मैक्सिमम पहली फिल्म की मैंने साइन की थी, लेकिन साइन यही फिल्म की मैंने, क्योंकि मुझे विश्वास था स्क्रिप्ट के ऊपर, कहानी के ऊपर, हमारे डायरेक्टर के ऊपर। सो इसलिए जो मैक्सिमम आएगी दबंग के बाद, मुझे विश्वास है कि जितने लोगों ने दबंग पसंद की थी और मेरे रोल को सभी ने पसंद किया और आपको बड़ा फायदा किया। जी हाँ, थैंक यू। बच्चों को बड़ा अच्छा, पहली बार सभी लोग ऐसे अपना हाँ, यही आओ ना, ढूंढ रहे थे आपको। हाँ जी, मैं वो पुलिस वाला निभा रहा हूँ जो एनकाउंटर कॉप है, पुलिस वाला जिसने पुलिस बन रहे थे तमिलनाडु। जी, मतलब लखनऊ को रिप्रेजेंट, लखनऊ से है ये किरदार, लेकिन मुंबई में बेस है, और मुंबई में वो पुलिस वाला है जो उस शहर को पूरे कंट्रोल किया हुआ है। इसमें आपने दबंग से इंस्पायर होकर मूंछ रखी है या कहानी के मुताबिक आपकी मूंछ निकाली गई? इधर ये कहानी को देखकर ही रखी कि पहले जितने लुक टेस्ट हुए कहानी में, फिर जितना 4-4.5 साल रिसर्च हुआ, और उसके बाद जब एक लुक की बात आनी शुरू हुई, तो किस तरह वो शर्ट्स में रहेगा हमेशा, बॉडी नहीं दिखानी है इसमें, थोड़े से लूज फिट शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स नहीं पहनने, और अलग अलग तरह की मूछें ट्राई की गई, और फिर एक लुक लॉक हुआ। डायरेक्टर को लगा कि ये जो प्रताप पंडित है जो किरदार है वो ऐसा दिखता होगा, देन ये फाइनल ब्लॉग है। इसके बाद शूट आउट एट वडाला है, संजय गुप्ता की फिल्म है, उसमें दाऊद इब्राहिम का रोल कर रहा हूँ। दबंग में आपने नेगेटिव रोल किया था जी, वैसा ही कोई किरदार दोबारा आ रहा है आपका नेगेटिव रोल का? वैसा नहीं है, पर अलग है। जैसे बोला कि मैक्सिमम अलग फिल्म है, शूट आउट एट वडाला, उसमें भी नेगेटिव रोल है। उसमें नेगेटिव नहीं हूँ मैं, उसमें कहानी 1970 की है, जब दाऊद इब्राहिम दाऊद नहीं थे, किस तरह उस इंसान ने राइज करना शुरू किया मुंबई शहर में, तो उस दौर की प्लेइंग सुप्रिया's पार्ट। पर अब आगे देखते हैं ऑडियंस को कैसा लगता है, पर आई मीन मुझे मुश्किल कुछ नहीं लगा, अलग लगा जरूर। अलग जरूर लगा जी। इस फिल्म को जब शुरुआत हो रही थी तो डायरेक्टर आपसे कह रहे थे आप आइटम सॉन्ग करेंगे या ये रोल करेंगी, तो आपने ये रोल चुना, और आप देख रहे हैं कि आइटम सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, तो कहीं आपको अफसोस तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है। जब आप एक फिल्म करते हैं तो आपके साथ इट्स अटैच टू यू टिल द टाइम यू आर एन एक्टर, इवन आफ्टर दैट आपकी फिल्में लोग 30 साल बाद भी उठाकर देखते हैं, और आई मीन गाने जब मशहूर हो जाते हैं वो भी लोग सुनते ही रहते हैं, बट द इम्पैक्ट अ गुड फिल्म लीव्स इज मच मोर देन व्हाट अ गुड सॉन्ग लीव्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हेज़ल ने जो गाना किया है उसमें बहुत ही खूबसूरती से वो गाना किया है, बहुत ही कन्विंसिंगली वो गाना किया है, और हमारी फिल्म जो है वन ऑफ द रीजंस वाई मतलब जो चर्चा इतनी हो रही है वो गाने की वजह से भी हो गई है। फरीदाबाद से भी आपका कहीं ना कहीं कोई नाता है जी, और बड़ा नज़दीक का नाता है, आप आते भी रहते हैं जी। मेरे जो अंकल हैं, मेरे मामा जी, वो फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद के लोगों से आप अपनी फिल्म के प्रमोशन के बारे में कुछ अलग से कुछ कहना चाहेंगे? हम बस ये कहना चाहेंगे कि
हम एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी फिल्म लेकर आए हैं. आई होप दैट पीपल कम एंड एंजॉय द फिल्म. और अगर मेरे लिए नहीं देखना चाहते, क्योंकि मैं फरीदाबाद काफ़ी आती हूँ, तो सोनू सूद के लिए देख लीजिए, वो तो फरीदाबाद आती है. अच्छा मैम, सोनू सर से आप दोनों संघर्ष से कुंदन बने हैं बॉलीवुड में, और आजकल काफ़ी सारे टॉपिक रियल घटनाओं पे बन रहे हैं, और जितने यंग जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो ये कहीं ये नहीं लग रहा है कि एक आसानी से कोई भी एक उठा लिया टॉपिक और उससे फिल्म बना लिए, इन लोगों को कास्ट कर लिया, और जो राइटर हैं जो आप कल्पना से बनाते थे जी, तो ये नहीं लग रहा है कि अब जैसे वासु को की फिल्म आ गई, फिर इस तरह की रियल घटनाओं पे आ रही है, तो ऐसे में जो रियल राइटर हैं जो कल्पना, वो उनसे इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बनी बनाई वैसी कहानी लिख देते हैं. उसमें भी बहुत क्रिएटिव आपके इनपुट्स लगते हैं उसमें. वो आपने बोला कि अभी भी वैसी कहानियाँ बनती हैं कि लोग अचानक कुछ चीज़ सोचते हैं, उसमें पूरी कहानी लिखते हैं. आज भी बन रही हैं और आज भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बहुत कमाल का राइटर हो और उसे काम नहीं मिलता हो. जो अच्छा है वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, चाहे वो किसी से इंस्पायर होकर लिखे या वो खुद की कहानी लिखे. तो अच्छाई को आप रोक नहीं सकते, वो अपना जरिया बना ही लेते हैं. साउथ की कोई फिल्में कर रहे हैं क्या अभी आप? जी, साउथ की कोई फिल्में वगैरह? मैं साउथ की अभी भी कर रहा हूँ. मेरी 2 रिलीज़ पे हैं और 2 मैं और ऑलरेडी शूटिंग शुरू कर रहा हूँ. तो तेलुगु फिल्में हैं दोनों, और 2 तेलुगु अभी शुरू कर रहा हूँ. कौन सी रिलीज होने वाली? जुलाई है फिल्म का नाम, एक फिल्म का नाम, और दूसरे का बहुत लंबा नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी बोलते हैं. सोनू, ये मूवी का नाम जुलाई है जी. तो ये जूली से इंस्पायर्ड तो नहीं है? ये साउथ की फिल्म है सर. ये आपने ऐसा नहीं पूछा कि जुलाई महीने से इंस्पायर आपने नेहा जी नहीं साथ होते तो यही सवाल था आपसे. नहीं, वो जुलाई भी तो साथ ही में है. नेहा जी, इस नए लुक से आपको अपने भविष्य में, अपने कैरियर में क्या उम्मीद नजर आती है? उम्मीद तो हमें हमेशा ही नज़र आती है, और कभी मैं ये सोच के साइन नहीं करती हूँ फिल्म की मेरी फिल्म में क्या लुक होगी. जब मेरे को पहली बार फिल्म के बारे में मुझे पता चला, मुझे ये पता था कि सोनू कर रहे हैं फिल्म, और उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली, और मुझे पता नहीं था कि मैं साड़ी पहनूंगी, कि सलवार कमीज़ पहनूंगी, कि कुछ और पहनूंगी, या कुर्ता पैंट पहनूंगी. पर ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को आप साड़ियों में नहीं देखते और ट्रेडिशनल नहीं देखते, तो इट्स एक टॉपिक जिसे कहते हैं वो छिड़ जाता है, एक इमेज में बदलाव आ जाता है. तो भविष्य में काफ़ी स्कोप तो होता ही है. सोनू जी, वैसे तो मैं आज जो अपनी तैयारी करके आया था नेहा जी से क्वेश्चन करना, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आपकी प्रशंसा शुरू कर दी है, वो रियल कम्प्लीमेंट मैं आपको देता हूँ. इंडिविजुअल दबंग फिल्म देखने के बाद जिन लोगों को भी फाइटिंग का थोड़ा सा भी ज्ञान है जी, वो ये कहते हैं कि सोनू ने सलमान को बीट किया. आपकी फाइटिंग्स के जितने भी आपके कलात्मक दृश्य थे, उनमें आप उस पर सलमान पर भी हावी नजर आए. तो क्या आपको महसूस भी हुआ ऐसा? हाँ सर, हम हमारा जो दृष्टिकोण रहता है ना, हमारा बदल जाता है, क्योंकि हम लोग फिल्म्स करते हैं, हम लोग हर एक फिल्म को एक शॉट की तरह देखते हैं, फिर हमें लगता है कि यहाँ पे कैमरा होता है, हमने ऐसा किया. तो हमारा जो समझ है थोड़ी सी कम हो जाती है. एक आम जो जनता होती है जिसका कोई लेना देना नहीं एडिटिंग से, शॉट से, सोनू से, सलमान से, वो जब वो एक कहानी देखने आता है, जो वो सिनेमा को समझते हैं, शायद हम लोग नहीं समझते इतने साल सिनेमा में बिताने के बाद. तो इसलिए हम लोग जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो हम लोग एक आम दर्शक से पूछते हैं कि बॉस आपको कैसी लगी, क्योंकि उसका कोई भी निजी रिश्ता नहीं है फिल्म के मेकिंग से. तो इसलिए मुझे पता नहीं, बट हाँ मुझे बहुत मज़ा आया वो फाइट करते हुए, और सलमान भी बहुत एक्साइटेड थे पूरी फाइट सीक्वेंस में. तो मुझे बहुत नेहा जी, कुछ बहुत फ़र्क पड़ता है अगर कोई बड़े परिवार से है. मेरे लिए चीज़ें बहुत अलग होती हैं. अगर मेरे फादर जो हैं इंडस्ट्री में पिछले 40 सालों से होते हैं, इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस. बट चाहे इफ़ योर फादर्स बिन ट्रैवल एजेंट और आप उनकी एजेंसी बनी बनाई उसमें घुस रहे हैं, या फिर योर फादर्स बिन एन इंडस्ट्रियलिस्ट तो उसमें जा रहे हैं. बट हैविंग सेड दैट, कोई गारंटी नहीं होती. बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके बेटे और बेटियों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बट उनके लिए
बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू फॉर अस, क्योंकि हमारी हर फिल्म जो होती है, हर अगली फिल्म जो होती है और उसके बाद जो फिल्म होती है, हमेशा एक स्ट्रगल होती है कि कोई उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, कुछ नहीं तो यू नो वी हैव टू कम टू अ न्यू सिटी, अपना घर बनाते हैं, अपना सब कुछ अपने आप करते हैं, बट होपफुली इट विल बी इजियर फॉर आवर चिल्ड्रन। आप लोग, बस मेरा एक सवाल है, मैं एक हिंदी का अदना सा मैं भी लेखक इस नाते पूछना चाहता हूँ। आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, आप लोग भाषा पर अधिकार रखते हैं, सारे अदाकार हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, उसके बावजूद जैसे आज आप हिंदी बोल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ अक्सर इंटरव्यूज़ में, चाहे बड़े आदमी हो, बड़े आर्टिस्ट हो, ये सब लोग इंग्लिश बोलने में बड़ी शान समझते हैं, जबकि सारी फिल्में हिंदी भाषी लोगों के लिए बनती है और हिंदी भाषी ही उसको हिट या सुपरहिट जो भी बनाते हैं फ्लॉप। तो मैं ये चाहता हूँ, यदि आपकी भाषा जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, आप कोशिश करना कि आप हिंदुस्तान में तो हिंदी बोलिए। मैं आपसे, मेरे व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि आम आदमी जो है हिंदू मतलब हिंदी का अक्सर है, और यदि इतनी ही ताकत है विदेशी भाषा में, इंग्लिश में इतनी ताकत है, तो पर्दे पे इंग्लिश बोल के देखिए, आधा हॉल खाली 2 मिनट में हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आपसे, मेरा एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये प्रार्थना है। दूसरा, इसका एक छोटा सा उदाहरण और देखना चाहते हैं। जैसे अब से 10-12 वर्ष पूर्व कोई भी गाना आया, आपने देखा बहुत सारे अच्छा संगीत तैयार होता था, अच्छे बोल आते थे। अभी फरारी की सवारी देखने गए, पूरी मूवी में लास्ट तक ये नहीं पता चला क्या गाने के बोल हैं, मतलब क्या कहना चाहता है आर्टिस्ट, कुछ भी नहीं पता। कोई शब्दकार, कोई गीतकार, नाम थे उनके साथ। 3-4 फिल्में लगातार देखी हैं, किसी में बट जब जरूरत पड़ती है तो शर्ट उतार की आती है, जब नहीं पड़ती तो आने वाली फिल्म में अभी ये वाली फिल्म में तो नहीं है सर, हाँ हम नहीं बोल वाले इंटरव्यू। चलो आगे वाली गाड़ी का चलो भाई, तू बैठ जा, बैठो फटाफट। हेलो सीधे यहाँ से आज तक भाई, यहाँ से सी आने सी पहले इंटरव्यू ले लेना। कई